गड़बड़ हुआ तो दूसरे का रहेगा अपने पास। नहीं है क्या आज? आई थिंक सैराज है नहीं यार। AP2 वाले बच्चे अगर रहेंगे तब भी रहेगा, ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है, राइट ना? अगर वो मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहें तो वो रह सकते हैं। अच्छा साईराज है तो बोल दो कि मैं हूं सर, हूं, परमिशन दो, ठीक है, उसको भी दे दिया मैंने, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन को दो पार्ट पढ़ना है। एक तो पढ़ना है अपन को एंट्रोपी और दूसरा पढ़ना है अपन को फ्री एनर्जी, ठीक है ना? एक तो अपन को पढ़ना है एंट्रोपी, दूसरा पढ़ना है अपन को फ्री एनर्जी। अब एंट्रोपी जो होता है उसको अपन S से डिनोट करेंगे, फ्री एनर्जी को अपन G से डिनोट करेंगे। अब एंट्रोपी के केस में, इन दिस केस we have to deal with system as well as surrounding, ठीक है ना? जबकि फ्री एनर्जी में we have to only deal with system, we have to only deal with system। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें हमें सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को पढ़ने से ही एंट्रोपी बता पाएंगे, और इसमें फ्री एनर्जी मतलब सिर्फ सिस्टम के बेसिस पे फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकता है। अब बात आएगी कि दोनों को पढ़ें क्यों। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स explains the spontaneity of the reaction तो ये स्पॉन्टेनिटी क्या है भाई? मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन को ये बताएगा कि कोई भी रिएक्शन अपने आप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है a reaction can take place on its own or not। ये दोनों ही फैक्टर अपन को ये बताएंगे, दोनों ही पैरामीटर अपन को ये बताएंगे कि वो रिएक्शन अपने आप हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, पहले तो अपन ने मतलब ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे अपन कहेंगे अगर मान लो कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अपन ने कहा अच्छा एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तभी वो एक्सोथर्मिक होगा। कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उस केस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, तभी तो वो एक्सोथर्मिक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होना मतलब एनर्जी कम होना। तो मोस्टली क्या होता है, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है मतलब कम एनर्जी वाला बनता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला ही जाता है। बट स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो अपने आप रिएक्शन हो जाए। तो अपन को पता चला कि देखो भाई, अगर मैं कार्बन को बर्न करता हूं तो CO2 बनेगा। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H इज नेगेटिव, राइट ना? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर दिस। अपन कहेंगे एक बात है, लेकिन कार्बन अपने आप तो बर्न नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप नहीं होते। अगर हम पेट्रोल को भी बर्न करेंगे ना तो भी वो कंबशन रिएक्शन हुआ ना। कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो अपन कहेंगे कि भाई अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन मतलब सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप नहीं होंगे, काफी सारे अपने आप हो भी जाएंगे। अगर मैं H2 और O2 को रिएक्ट करूं तो डेल्टा H नेगेटिव है, इट इज स्पॉन्टेनियस। अगर मैं फॉसिल को फ्यूल्स में कन्वर्ट करूं, इट इज स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप होते हैं। अपन कहेंगे सर हमने कभी ऐसा तो देखा नहीं कि H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके H2 बना ले।
ये भी तो कंबशन है, हाँ तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो भी मतलब अपने आप रिएक्ट करके H2O बना सकते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, मे बी टाइम। अब जो फॉसिल को फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिलियन ऑफ इयर्स में होते हैं, मतलब टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस में टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। जो प्रोसेस अपने आप हो जाए दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। कार्बन अपने आप बर्न नहीं होता कभी, पेट्रोल अपने आप बर्न नहीं होता कभी, उसे इग्नाइट करना ही होता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब जल्दी नहीं होता, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है केमिस्ट्री में, स्पॉन्टेनियस वर्ड अगर कहीं लिखा है इसका मतलब है कि उसको अपने आप होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस बताऊंगा। सो जो प्रोसेस अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस है। ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक हैं। अब इनको देख के मुझे ये पता चल गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस होगा। ये एक्सोथर्मिक है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस भी है। अगर मुझे किसी रिएक्शन, कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है सपोज, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, नीचे दिख रहा था, मैं एक रिएक्शन लिख सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। अगर मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है और मैं उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा करने, और इसके लिए मुझे Kc का वैल्यू 10 की पावर 10 के बने, तो ये क्या सिग्निफाई करेगा? अपन कहेंगे ये सिग्निफाई करेगा कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट का अमाउंट, जो रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा वो प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से कंपैरिजन में, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि Kc का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो ये प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा? नहीं, हम Kc के वैल्यू से सिर्फ इतना बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, इसलिए रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कितना फास्ट होगा रिएक्शन। Kc का वैल्यू आप कितना भी लिखो, कितना भी ज्यादा या कम लिखो, उससे मैं रेट कभी नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी कम है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Kc, रेट नहीं है। मतलब नाइदर इनमें से कोई अपन को रेट बताने वाला है, ना ही ये अपन को रेट बताने वाले। अपन को इनसे सिर्फ ये पता चलेगा, अगर एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाने की टेंडेंसी, मतलब रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होगी, मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है। सेम फॉर Kc। Kc का वैल्यू 10 की पावर 10 है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, इसका रेशियो अपन को पता है, प्रोडक्ट अपन रेट Kc कैसे लिखते हैं किसी रिएक्शन की। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वैल्यू ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। यस, अपन ये बोलेंगे रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल, बिल्कुल बोलेंगे, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिएक्शन। ठीक है भाई। एंट्रोपी जो होता है दैट, इसका जो सिग्निफिकेंस है, अब अपन ऐसे कर लेते हैं कि भाई एंट्रोपी से, एंट्रोपी वर्ड से मैं क्या समझूं? तो अपन कहते हैं भाई एंट्रोपी जो होता है, अब अपन यहाँ पर थोड़ा ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन दोनों में अपन को पता चल गया कि second law of thermodynamics explains the spontaneity of the reactions.
on the basis of entropy and free energy। मतलब मैं स्पॉन्टेनिटी तो बताऊंगा, लेकिन किसके बेसिस पे? एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बेसिस पे। वो फ्री एनर्जी दिख नहीं रहा, चलेगा, अपन कोई बात नहीं, बाद में अपन उसको तो थोड़ा मतलब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखूंगा मैं उसको, वो बाहर ना जाए, बट वो फ्री एनर्जी लिखा हुआ है बिना दैट। एंट्रोपी जो होता है ना, वैसे एंट्रोपी का डेरिवेशन अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मीनिंग अपने सिलेबस में है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस अब डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मुझे किसी का एंट्रोपी बताना है, तो जब उसमें मैक्सिमम पैकिंग होगी, तो जितनी ज्यादा पैकिंग होगी उसमें उतना ज्यादा ऑर्डरनेस होगा। ऑर्डरनेस होगा तो एंट्रोपी कम होगी, बिकॉज आपने लिखा एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, मतलब जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसे सॉलिड है, मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 पार्ट में, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी इससे, बिल्कुल, बिकॉज जितना ज्यादा, बिकॉज ये ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएंगे ना। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। आप जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस बनाओगे किसी का, मतलब जैसे एक स्टोन है, और स्टोन को अपन जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा उसमें डिसऑर्डरनेस, क्योंकि उतना ज्यादा पार्टिकल इधर उधर रैंडम होंगे ना, और रैंडम होंगे तो अपन डिसऑर्डरनेस बताएंगे। कभी कभी अपन अरेंजमेंट से भी बताएंगे कि अरेंजमेंट जितना ज्यादा टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे मॉलिक्यूल से अपन कहेंगे भाई अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं इसकी और इसकी एंट्रोपी चेक करूंगा, तो मैं कहूंगा इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। वो कैसे? क्योंकि N2 मॉलिक्यूल्स को आप सिर्फ ऐसे ही अरेंज कर सकते हो, लेकिन CO मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं। इसका टाइप ऑफ अरेंजमेंट 2 टाइप से हो सकता है, या तो सारे C एक ही तरफ हो सकते हैं, या एक C एक O ऐसे हो सकता है। तो इसमें ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, इसमें डिसऑर्डरनेस कम है। मतलब किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे उतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस, नॉट ओनली जितने ज्यादा टाइप के। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे है तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें 3 एटम है, इसमें 2 ही एटम है, तो इसका डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, इससे इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा हो जाएंगे, इससे इसके ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा एटम्स है। तो किसी भी चीज को अब डिसऑर्डरनेस तो अपने लिए होगा, किसी को भी कितना तोड़ोगे, जितना तोड़ेंगे अपन उसको उतना ज्यादा उसके पार्टिकल्स होंगे। मतलब सीधी सीधी बात है, पाउडर्ड का ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा एज कंपेयर टू अ स्टोन, पाउडर्ड स्टोन का ज्यादा होगा, बिल्कुल। एंट्रोपी का सीधा फिजिकल मीनिंग है, जितना ज्यादा ब्रेक करोगे उतना ज्यादा एंट्रोपी। तो अपन क्या बोलते हैं भाई, इसका मतलब है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स तो हमेशा ही ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो हमेशा उस तरफ मूव करता है जिस तरफ डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है। कभी अपन ने ऐसे नहीं देखा कि वाटरफॉल नीचे से ऊपर जा रहा, वाटरफॉल तो ऊपर से नीचे ही आएगा, मतलब वाटर का डिसऑर्डरनेस तो बढ़ेगा हमेशा। जितना भी नेचुरल फिनोमेना है वो हमेशा उस तरफ जाते हैं जिस तरफ डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, या उसकी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एक्सोथर्मिक भी होगा फिर तो, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सोथर्मिक होगा। नेचर में ऐसा कोई फिनोमेना अपने आप नहीं होता जो एंडोथर्मिक हो, मोस्टली, क्योंकि नेचर में मैक्सिमम वही फिनोमेना होता है ना, कभी एप्पल बाई ट्री से नीचे गिरेगा अपने आप थोड़ी ऊपर चला जाएगा, दैट इज अ डिसऑर्डरनेस, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। तो हमने क्या किया, हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जोड़ दिया, कैसे? एक डेफिनेशन बना दिया।
एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका मतलब है ऑल नेचुरल फिनोमेना आर स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होते हैं। जितने भी नेचुरल फिनोमेना है वो अपने आप होंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। So we'll write that entropy of universe always increases. Thus, all natural phenomena are spontaneous process. क्योंकि जिसमें जैसे अपन कहेंगे भाई गैसेस है, गैसेस अपने आप मिक्स तो हो जाएंगे, दैट इज स्पॉन्टेनियस ना, लेकिन कभी अपने आप सेपरेट नहीं होंगे गैसेस, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नेचर में जितना प्रोसेस होता है वो सारा का सारा स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वो अपने आप होते हैं। इसका मतलब ऑल नेचुरल फिनोमेना आर स्पॉन्टेनियस। फिर फॉसिल एंड फ्यूल्स भी तो अपने आप ही होता है नेचर में, H2+, ये भी तो H2 अपने आप ही बनता है। कार्बन अपने आप बर्न नहीं करेगा जब तक हमने उसको इनिशिएट नहीं किया। फॉरेस्ट में कभी फायर अपने आप नहीं आता, वो हम खुद ही इनिशिएट करते हैं उसे। ठीक है, ओके, सो वी गॉट दैट कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। अब मैं एंट्रोपी को डिफाइन कर देता हूं। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज the heat supplied to the system heat supplied to system isothermally and reversibly isothermally and reversibly divided by the temperature, that is entropy। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एंट्रोपी जो S इज इक्वल टू होता है Q/T, दैट इज द एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का जैसे जितने भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं हम उनका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे H का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन डेल्टा H पढ़ते हैं। इसलिए हमें थोड़ा तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा, हमें चेंज पढ़ना पड़ेगा। सो ds विल बी इक्वल टू dq/t पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अपन dq को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा E लिख सकते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H लिख सकते हैं, वी नो दैट। वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि Q विल बी इक्वल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज डेल्टा E, एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज डेल्टा H, कैलोरीमेट्री में बताया था। ठीक है, सो विल से दैट, लेकिन ये डेफिनेशन जो आपने लिखा है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अपन ने ठीक है भाई रिवर्सिबली कहा आपने और आइसोथर्मली भी कहा आपने, मैंने दोनों को वही लिख दिया, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो अपने यहां पर आइसोथर्मली और रिवर्सिबली दोनों ही चेक कर लिया कि भाई हीट सप्लाई टू द सिस्टम आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, अब ये डेरिवेशन कैसे आता है, तो ये डेरिवेशन एक्चुअली कार्नोट साइकिल से आता है, वो फिजिक्स में आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे। डेरिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ कार्नोट साइकिल, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब आपसे सर आपको एफिशिएंसी पढ़ाएंगे ऑफ मशीन, वो आपको पढ़ाएंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन दैट विल बी इक्वल टू कि हमने वर्क डन कितना हुआ और हीट सप्लाई कितना किया था, दैट इज एफिशिएंसी।
सो वर्क डन मतलब वर्क कितना आउटपुट हुआ और हमने कितना हीट दिया था, उसको रेशियो को अपन बोलते हैं एफिशिएंसी। वो आपने फिजिक्स में पहले ही पढ़ा होगा 10th क्लास वगैरह, कुछ 10th के बच्चे पढ़ते भी। तो हमने हीट, टोटल हीट कितना सप्लाई किया था, तो अपन उसे वर्क डन को टेम्परेचर के फॉर्म में भी बता सकते हैं, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। वर्क डन इज द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्यू इज द डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया वो इतना, जब अपन ने वर्क और हीट को अलग अलग पढ़ा। तो अपन एफिशिएंसी को ऐसे लिख सकते हैं, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 टेम्परेचर के फॉर्म में, या फिर हीट के फॉर्म में लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2, ये आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप कार्नोट साइकिल आपने मेरे ख्याल से, हाँ 11th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, स्कूल के लिए। तो कोई बात नहीं, आपको मतलब सर पढ़ाएंगे तो आप उसमें देख लेना। अब एफिशिएंसी को अगर आप दोनों इक्वेशन को चेक करोगे ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज द एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस T1 माइनस T2, या फिर एफिशिएंसी आप लिख सकते हो दैट इज 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। दोनों को इक्वेट करोगे ना, तो यू विल गेट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ दिख रहा होगा तो इक्वेट करेंगे ना, दिख तो है नहीं रहा, और रुक जाना है। देखो मैंने ये लिखा, इससे मैंने ये लिख दिया, तो इन दोनों को अगर अपन इक्वेट करेंगे ना, तो विल गेट Q अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, ये 1 माइनस है ना, एफिशिएंसी को इक्वेट कर लेंगे, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q2, तो अपन को मिल जाएगा ये, दैट इज, ये तो कैंसिल हो गया, सो T1 अपॉन T1 upon Q1 is equal to T2 upon Q2. So therefore I can write that Q upon T is equal to constant. इसे लिख सकते हैं इन्वर्स करके, that will be constant. अरे यार फिर देखने बोर्ड का बड़ा पंगा पड़ रहा है, तो इससे अपन लिख सकते हैं Q by T is equal to constant, ये आप पढ़ सकते हैं। इससे लिख सकते हैं अपन T1 upon T2 is equal to Q1 upon Q2, राइट? एफिशिएंसी का इक्वेट किया हमने, तो अपन को मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। एवरीबॉडी गॉट इट? तो अपन ये बता सकते हैं, तो वो आप मतलब वो Q by T जो है वो कार्नोट साइकिल से ड्राइव होता है, बट ये फिजिक्स का पार्ट है, मुझे कार्नोट साइकिल से एफिशिएंसी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स वाला पार्ट है, मैं उसको टच नहीं करना चाहता, तो केमिस्ट्री वाले पार्ट में रहते हैं। तो अब व्हाट हैपेंस, जैसे अपन को एंट्रोपी पता चला, हीट सप्लाई टू एनी सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज इक्वल टू एंट्रोपी, वो आपने बताया मुझे। अब होता क्या है कि भाई जैसे अपन इन जनरल देखें, इन जनरल अगर अपन वाटर को बॉईल कर रहे हैं, मान लो अपन को वाटर का हीट बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियली जब टेम्परेचर कम होगा तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी चेंज ज्यादा आता है, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होगा, तब आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके एंट्रोपी में ज्यादा चेंज नहीं आता। व्हाट आई मीन इज कि मान लो आपके पास वाटर है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वाटर है आपके पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा, दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा, तो इसमें एंट्रोपी चेंज कम आएगा एज कंपेयर टू इसके एंट्रोपी चेंज के। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री पे इसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा थी, डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला, लेकिन अगर एंट्रोपी कम है, लोअर टेम्परेचर पे एंट्रोपी कम रहा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी भी ज्यादा चेंज होगा।
अपन उसको एग्जांपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले अपन ऐसे लिख देते हैं, इन जनरल द चेंज इन एंट्रोपी at lower temperatures is more as compared to at higher temperatures। एक एग्जांपल डाल देते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा। एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल में अपन क्या करेंगे, सपोज कैलकुलेट द एंट्रोपी change in entropy if heat supplied to a body that is at constant temperature is 1000 kilojoules। जूल्स ले लेता हूं। एट सपोज अपने पास गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अपन इसमें एक और पार्ट कर लेते हैं। When the initial temperature is 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कर लेते हैं। भाई कुछ तो बताना पड़ेगा ना आपको, कितने मतलब कितना चेंज करना है। तो एक बार अपन 40 to 50 कर लेते हैं, एक बार अपन 50 to 60 कर लेते हैं। सो या तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, एक मिनट रुकना है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि मैं जो चाहता हूं मतलब कि भाई आपको ये बताना था ना मुझे कि लोअर टेम्परेचर पे, तो मैं ऐसे कर लेता हूं। सो बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर is this much। When temperature changes from 40 degree centigrade to 50 degree centigrade and when 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये हायर टेम्परेचर पे ले लिया अपन ने। लोअर टेम्परेचर पे चेंज देख लेते हैं, हायर टेम्परेचर पे चेंज देख लेते हैं। तो अपन लिख के एक बार चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है डेल्टा एच, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा एच कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो मैं डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज मेरे पास 40 डिग्री पे कितना है, 1000/40 कर लेता हूं। तो 40 डिग्री का मतलब हो गया अपने पास आ गया 313। डेल्टा एस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड देख लेते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो अपन कहेंगे भाई 1000/3 हो जाएगा। और डेल्टा एस एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन चेक करेंगे तो 1000/333 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में अगर डिफरेंस चेक करोगे और इन दोनों में डिफरेंस चेक करोगे तो ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों के डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं। इनके आंसर्स अगर अपन कैलकुलेट करें तो देखने से ही पता चल रहा है वो कि भाई किसका डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर अपन चेक करें कि भाई 1000/313 कर लेते हैं अपन, कितना आ रहा है 3.19, 2 मान लेंगे, है ना। और एक बार अपन कर लेंगे 1000 बाय कितना 323, 3.095। तो इन दोनों में ऑलमोस्ट 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। और बाकी अगर दोनों की बात करें
तो अपन को 3.09 दिस लाइक दिस, और ये अपने पास आ रहा था ऑलमोस्ट 2 आ रहा था ना, 0.2 ना, डिवाइड बाय दैट इज 31948, ऑलमोस्ट 0.2। अब आप देख लो कि भाई एंट्रोपी चेंज एट लोअर टेम्परेचर ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर के। 31333 इज 3.0033। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि सर आपने थोड़ा सा और वैसे लिखा, 9 तो नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, आप एक बार चेक कर लो। मैं चेक कर लेता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ मैं कैलकुलेशन में। अच्छा 323 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सही है। वो कह रहा है कि भाई 3.03 आ रहा है सर, आपका गलत आ रहा है, वो 3.003 आ रहा है। देख लो भाई डिफरेंस, ये आ रहा है अपने पास। तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा था, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि भाई जो हायर टेम्परेचर, ये बिल्कुल वैसे ही है। देख, अपन सबने लोकल ट्रेन देखे, मुंबई में रहते हैं तो लोकल ट्रेन के बगैर कैसे जिंदगी चलती है। तो अपन कहेंगे लोकल ट्रेन में ना रश आवर के टाइम बहुत अच्छे से पैक्ड है लोकल ट्रेन, एंट्रोपी इज मैक्सिमम। जब अपन स्टेशन में बाहर निकलते हैं ना, थोड़ा रिलीज हुआ तो लगता है हाँ हाँ एंट्रोपी थोड़ी बढ़ी, स्टेशन से बाहर गए थोड़ा और एंट्रोपी बढ़ा। जब मार्केट में जाते हैं तो अपन को समझ में नहीं आता एंट्रोपी, फिर उसके बाद क्योंकि वहां एंट्रोपी पहले से ज्यादा थी, तो वहां अगर कोई अपने घर चला गया, कोई कहीं चला गया, तो वहां ज्यादा एंट्रोपी समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन से बाहर आएंगे अपन को समझ में आया भैया एंट्रोपी बहुत बढ़ गई। उसके बाद स्टेशन से बाहर है तब भी अपन को समझ में आएगा कि हाँ एंट्रोपी बढ़ी, लेकिन मार्केट में जाने के बाद अपन को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एंट्रोपी, पहले से एंट्रोपी ज्यादा थी, तो ज्यादा एंट्रोपी में चेंज नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही सब्सटेंस के लिए होगा कि जब सब्सटेंस एब्सोल्यूट केल्विन पे है, मतलब 0 डिग्री पे, सारे मॉलिक्यूलर मोशंस बंद है और एंट्रोपी सभी का 0 लेने हैं। लेकिन जैसे ही मतलब रूम टेम्परेचर पे किसी की भी एंट्रोपी 0 नहीं हो सकती, सभी का एंट्रोपी होगा क्योंकि एटलीस्ट देयर विल बी वाइब्रेशनल इन द पार्टिकल्स में, आपस में वाइब्रेशन तो हो ही रहे होंगे, तो एंट्रोपी तो होगी। एंट्रोपी 0 सिर्फ 0 केल्विन पे होना चाहिए। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए ना, बोलो ना अपन ने, तभी तो अपन ने इसको 313 लिया। देखो एंट्रोपी 40 डिग्री पे कितना होता है, इतना होता है। उतना ही एनर्जी के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अपन ने कहा ना रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब उतना ही एनर्जी अगर मैं हायर टेम्परेचर पे दूंगा तो कितनी एंट्रोपी होगी, उतना ही एनर्जी अगर मैं और हायर टेम्परेचर पे दूंगा तो कितनी एंट्रोपी होगी, वो देखा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, 0 केल्विन पे सभी की एंट्रोपी अपन 0 लेने वाले हैं। इनफिनिट नहीं होगा, अगर किसी को तोड़ने से एंट्रोपी बढ़ती है तो किसी को जोड़ने से एंट्रोपी कम होनी चाहिए। तो एंट्रोपी 0 कब हो सकता है, जब वो मैक्सिमम क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, तो उसका डिसऑर्डरनेस 0 होगा, राइट। तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी इनफाइनाइट हो जाएगा, नो नो नो, इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा, एंट्रोपी इनफाइनाइट कैसे हो सकता है 0 केल्विन पे, एंट्रोपी तो कम होगा भाई। 0 केल्विन पे तो सारी चीजें, सारे पार्टिकल जुड़ जाएंगे एक साथ, तो एंट्रोपी सबसे कम हो। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप 40 से 50 चेंज करो, मैंने तो ये कहा कि एंट्रोपी जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे 1000 जूल्स देते हो और इस टेम्परेचर पे अगर 1000 जूल दोगे तो कितनी एंट्रोपी होगी, इस टेम्परेचर पे ही अगर उसी बॉडी को 1000 जूल देते तो कितनी एंट्रोपी होती, अगर उसी बॉडी को 1000 जूल देते इतना टेम्परेचर पर रखते तो कितनी एंट्रोपी होती। अलग अलग एंट्रोपी कैलकुलेट किया था। अगर टेम्परेचर चेंज करने से एंट्रोपी चेंज होगी तो देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर वो अपन चेंज चेक करेंगे कि भाई अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर तो मुझे टेम्परेचर चेंज करना।
अगर इसमें T इक्वल टू 0 डाल दें, हाँ ये बात भी सही है। तो मैंने ये कभी नहीं कहा तुमसे कि एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने कभी नहीं कहा आपसे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम होगी। ये कोई कांस्टेंट थोड़ी है डेल्टा एच। डेल्टा एच को कांस्टेंट लिखा अपन ने? नहीं, कभी नहीं लिखा अपन ने तो किरचॉफ्स लॉ लिखा है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। डेल्टा H कैसे चेंज होगा? व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। डेल्टा H इज इक्वल टू NCP dt लिखा है अपन ने, और अपन ने लिखा कि भाई Cp डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। वो ऐसे AT स्क्वायर या लाइक दैट अपन ने कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है। वो डिपेंड करेगा भाई A क्या है कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। तो अपन ने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन वगैरह बताया मैंने आपको। मैंने कभी नहीं कहा कि डेल्टा एच टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है। मैंने कभी नहीं कहा कि डेल्टा एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। वो फार्मूले में कोई कांस्टेंट थोड़ी है जो मैं उसमें प्रोपोर्शनल लिखूं कि आप इसको टी डाल दो तो ये 0 हो जाएगा। टी कैसे डाल सकता हूं? इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। टी पे तो एंट्रोपी, हाँ आपको ये लग रहा होगा भाई न्यूमेरिकली तो सर देखो, मतलब जो फॉर्मूला लिखा है उसमें डेल्टा एच कुछ भी डालो, अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन लेते हो तो एंट्रोपी इंफिनिटी आ रहा है ना। नहीं, वो प्रोपोर्शनल नहीं था, इसलिए अपन ऐसे नहीं बताएंगे। एंट्रोपी इज डिसऑर्डरनेस, और डिसऑर्डरनेस है तो अपन कहेंगे एंट्रोपी 0, मतलब मैक्सिमम पैकिंग में किसी की भी तभी बता सकता हूं जब सारे मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब 0 का, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है आरएमएस वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, इन रूट ऑफ टेम्परेचर तो आता है। आरएमएस लिखोगे तो भी आरटी बाय एम लिखूंगा, एवरेज लिखोगे तो एवरेज लिखोगे तो उसको लिखूंगा मैं अपन पाई एम, 8RT बाय पाई एम। तो कोई भी वेलोसिटी हो वो टेम्परेचर से रूप में तो आता ही है। तो वेलोसिटी मतलब मॉलिक्यूलर मोशंस, वो तभी रुकेंगे जब आप टेम्परेचर को 0 कर दो। ठीक है ना? सो एंट्रोपी। अब एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है भाई, ये बात अपन को समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं एक बार, अपन ने पढ़ा जैसे थोड़ा सा अपन गैसेस के लिए आइडियल गैसेस की बात करते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने आइडियल गैसेस को पढ़ा, और मेनली हमको आइडियल गैसेस ही डिस्कस करने हैं। तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, right now, so we say that when Q heat is given to the system and W is the work done on the system, for 1 mole of ideal gas, n moles ले लेता हूं। 1 मोल में फिर अपन n को यूज नहीं कर पाएंगे ना, लिखो कोई बात नहीं, n की जगह 1 डाल देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। देन भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया था। जो भी एनर्जी दिया लिया वो प्लस माइनस करना होता है अपन को, उसी के बेसिस पे अपन साइन अज्यूम करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने लिखा था डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। मैं इससे लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू डेल्टा E, मैं इसको DQ कर देता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर ये स्मॉल चेंज कर लेता हूं, DE माइनस W कर दूंगा। तो अपन कहेंगे भाई इसको DQ कर लेता हूं, इसको NCV DT कर लेता हूं, तो इसको प्लस PDV कर लो। प्लस क्यों? क्योंकि W कभी भी लिखा जाएगा वो माइनस PDV होगा।
तो माइनस पीडीवी और माइनस करने प्लस कर लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, dq इज इक्वल टू एन सीवी डी टी प्लस पी को मैं एन आर टी अपॉन वी लिख लेता हूं और ये डीवी कर लेता हूं। मैं इसको टी से डिवाइड कर लेता हूं इक्वेशन में। टी से डिवाइड करूंगा तो वी नो दैट मैं इसको डीएस लिख सकता हूं, क्योंकि अपन को पता है टी से डिवाइड कर लेगा एन सीवी डी टी बाई टी हो जाएगा प्लस एन आर डीवी अपन वी आ जाएगा। सिंस मैं यहां लिख लेता हूं दैट इज ds इज इक्वल टू dq बाई टी, इसलिए मैंने वैसे किया। मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, s1 टू s2 nv ncv t1 से t2 तक। भाई अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा, t1 था थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया अपन ने, अगर t1 से t2 करोगे तो s1 s2 चेंज होंगे। तो dt अपॉन t था अपने पास प्लस एन आर v1 टू v2 कर लेता हूं, तो ये dv अपॉन v कर दूंगा। मैं यहां पर लिख लूंगा डेल्टा s विल बी इक्वल टू एन सीवी ln ऑफ t2 बाई t1 प्लस एन आर ln ऑफ v2 बाई v1, ये डेल्टा s। मैं सीवी को r माइनस सीपी भी लिख सकता हूं, तो ठीक है अपन उससे ऐसे लिख लें, और वी कैन राइट डेल्टा एस इज इक्वल, ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो मैं लिख लूंगा डेल्टा एस, ये एनसीपी कर देता हूं, ln ऑफ t2 बाई t1 कर लेता हूं, तो प्लस ये एन आर ln ऑफ p1 बाई p2 हो जाएगा। मतलब एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ऐसे कर रहा हूं मैं, देख भाई डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कैलकुलेट करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं कोई गैस इसमें प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा ना, कोलिजन बढ़ेगा ना। तो मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा कितना एंट्रोपी चेंज आया। अब मान लो उसी गैस में एक बार मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और एक बार वॉल्यूम भी बढ़ा दिया इसका, इसको पिस्टन रखा, पहले पिस्टन को ऐसे बंद करके रखा, पहले टेम्परेचर बढ़ाया कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इतना एंट्रोपी चेंज आया, और जब मैंने उसका वॉल्यूम चेंज किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो इतना एंट्रोपी चेंज आया। मैंने दोनों का सम लिख के टोटल एंट्रोपी बता दिया इसका। इस बार मैंने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे किया। कांस्टेंट प्रेशर मतलब जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आप थोड़ा सा प्रेशर ये ऊपर लेके जाओगे, वर्क डन भी तो करोगे, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप वॉल्यूम फिक्स रखोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम में। और यहां पर क्या करना है अपन को, कांस्टेंट प्रेशर रखना है। हाँ तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओगे ना, वही तो अपन ने किया। मैंने आपसे यही तो कहा था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर क्या सिग्निफाई करता है, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अपन ने सीपी की जगह सीवी की जगह वही तो लिखा, इसको उधर ले गए और सीपी माइनस आर लिखा, तो उसको वहां ले गए तो वो माइनस आर का अपन ने रिवर्स कर दिया। तो ये अपन को पता है कि जब आप यहां पर अगर प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अपन P1 अपन P2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमने जो ड्राइव किया ना, इक्वेशन 1 और 2, वो इक्वेशन हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से किया, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये लॉ सभी कंडीशन में एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आपने इसको किससे सॉल्व किया है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पर सब कुछ कंजर्व है. So these two equations are applicable in all conditions because they are derived from first law of thermodynamics. These equations is applicable in all conditions. मतलब ऑल कंडीशन. अब अपन ऐसे कहेंगे, देखो भाई, अगर मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करना है ना, आपने कहा आइसोथर्मल कंडीशन में कैलकुलेट करो, ठीक है, ये 0 हो गया. आइसोथर्मल में कौन सा टेम्परेचर चेंज करना है, ये कैलकुलेट कर लो. ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे, अब मान लो अपन को कांस्टेंट प्रेशर लेना है. अपन से पूछा गया कि सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये लो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर देना, तो अपन इसकी जगह डेल्टा एच कर लेंगे, ये सीपी कर देंगे और ये वी लेकर डीपी कर देंगे. लो भाई, फिर डेरिवेशन पूरा कर देंगे, हो गया. अब मैं पूरा डेरिवेशन वापस नहीं ले जाना चाहता था भाई. आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कहोगे ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं. तो कांस्टेंट प्रेशर अगर मैंने दे रखा है तो ठीक है. अपन को पता है ना कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी होता है. अब इन दोनों में से किसी एक कांस्टेंट को निकालोगे तो मैं वो ले लूंगा कांस्टेंट. हो गया. तो आप यहां सीपी कर लो, यहां वीडीपी कर लो. लेकिन जब वीडीपी करोगे आप यहां पर, तो फिर कैलकुलेशन करोगे ना आप ऐसे, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ी है, इसको नेगेटिव रखूंगा. अब शुरू हो जाओ, कैलकुलेट कर लो. वी की जगह क्या आएगा, एनआरटी अपन पी आ जाएगा, ये डीपी कर लो, हो जाएगा. चलो भाई, हो गया. अब मैं उसको ना वैसे चेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि अपन को ये पार्ट को याद रखना ज्यादा जरूरी है. अच्छा, सर ने कहा था यहाँ सीपी की जगह अगर सीवी हो गया ना, तो आप P1 अपन P2 कर देना, तो याद रखना अपने लिए ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए मैंने उसको वैसे ही रहने दिया. तो अगर जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पर अपने पास क्या था, T माइनस डब्ल्यू था, PdV था, तो प्रेशर को एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी लिखा था हमने, बस हो गया. तो ये सारा पार्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मुझे ये पार्ट पता था, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे. कोई डाउट है तो बताओ. हम तो डेल्टा एच से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जब डेल्टा एच होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ी अप्लाई करेंगे. फिर तो अपन अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर ये लिख सकते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, दैट्स ऑल, एंट्रोपी चेंज के लिए. ठीक है ना. ओपन को बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो सर वर्क डन तो 0 हो जाएगा. हाँ बिल्कुल होगा ना, तभी तो अपन ने इसको वर्क डन नहीं लिखा, अपन ने तो इसको एक्सचेंज लिख लिया कि भाई व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज. तो अपन वर्क डन को तभी तो इसको नेगेटिव लिखा था मैंने, वरना वर्क डन में तो अपन पी डेल्टा भी लिखेंगे तो माइनस पी डेल्टा भी लिखेंगे हमेशा. हाँ, तो डेरिवेशन की बात कर रहे हैं सर, चलो कर लेते हैं भाई. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू प्लस पीडीवी. तो इसको डेल्टा पीडीवी, तभी तो अपन इससे कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीडीवी डेल्टा पीवी, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए तो इसको बताया, उससे कैलकुलेट कर देंगे. तो जब आप डेल्टा एच लोगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर अपन को इसको सीपी लेना पड़ेगा, ये डेल्टा ई है, तो अपन इसको डीक्यू लिख लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसको अपन एनसीपी सीपी डीटी लिख लेते हैं, प्लस इसको वी बार ले लेते हैं, डीपी लिख लेते हैं. चलो अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं.
इससे कैलकुलेशन करोगे तो you'll get this equation. मैंने बिल्कुल नहीं लिया उसको वर्क डन माइनस पी dt. अब ये इक्वेशन सभी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमने इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया. अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन कहेंगे देखो भाई फॉर आइसोथर्मल कंडीशन को दिख रहा है मुझे, आइसोथर्मल में आप इसको 0 लिखोगे. अगर प्रेशर गिवन है तो आप प्रेशर से एंट्रोपी कैलकुलेट कर लोगे, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम से कैलकुलेट कर लोगे आइसोथर्मल कंडीशंस में. ये एंट्रोपी है. अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम एंट्रोपी का कैलकुलेशन इस इक्वेशन से बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता सकते हैं. अब कुछ पार्ट ऐसा होगा एंट्रोपी का जो अपन, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, तो कुछ पार्ट ऐसा है एंट्रोपी का जो अपन को पहले से, अगर हम थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज करें तो अपन को पहले से पता होगा. चलो देखते हैं वो कौन सा पार्ट है. मैं उसको पॉइंट्स करके लिख रहा हूं, ठीक है ना. मैं उसको पॉइंट्स करके लिख रहा हूं, और आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि मैं आपको ये पार्ट बता रहा हूं कि भाई ऐसा होगा, फिर बाद में अपन उसको प्रूव करेंगे. Entropy of any process is calculated as delta S total will be equal to delta S of system plus delta S of surrounding. मतलब डेल्टा एस में मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो भाई एंट्रोपी में ना आपको सिस्टम से भी डील करना होता है और सराउंडिंग से भी डील करना होता है. Here for reversible process, here for all reversible process, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, reversible process delta S total is equal to 0. डेल्टा एस टोटल सभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होता है. मतलब जितना डिसऑर्डरनेस सिस्टम में बढ़ेगा उतना ही ऑर्डरनेस सराउंडिंग में होगा. मतलब अगर इसमें डिसऑर्डरनेस +5 है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग में -5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. वो बिल्कुल वैसे ही ना कि अगर अपन मान लो सिस्टम का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सराउंडिंग का कंप्रेशन हो गया ना भाई. अगर ये एक्सपेंड होगा तो सराउंडिंग कंप्रेस होगा ना. ये छोटा था तो सराउंडिंग बड़ा रहा होगा, ये बढ़ गया तो सराउंडिंग को छोटा होना पड़ेगा. अब सराउंडिंग के कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल होते हैं तो देखेंगे, आप बताओगे. अभी तो आप बता रहे हो कि भाई कैसे अपन को एंट्रोपी से डील करना है वो देखेंगे. अभी तो आप कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर रहे हो जिसमें डिसऑर्डरनेस बताओगे आप. फॉर ऑल इररिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0. मतलब भाई दो टाइप के प्रोसेस ही तो होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक इररिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल हमेशा 0 होगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे आप मुझे कुछ भी पढ़ाओ. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं डेल्टा एस टोटल 0 बताऊंगा, और इररिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 बताऊंगा. इसका मतलब है डेल्टा एस टोटल कभी नेगेटिव नहीं होता. बिल्कुल डेल्टा एस टोटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज एंट्रोपी तो डिसऑर्डरनेस बता रहा है ना, और डिसऑर्डरनेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. किसी की भी अगर अपन किसी भी चीज को ब्रेक करेंगे तो उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल नेचुरल फिनोमेना आर इररिवर्सिबल प्रोसेस, इसलिए तो अपन ने लिखा है कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना है सबके लिए एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एंट्रोपी उनकी हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती. ठीक है, मतलब ये तो पक्का हो गया कि हाँ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नेगेटिव हो सकता है, सराउंडिंग नेगेटिव हो सकता है, टोटल एंट्रोपी कभी 0 नहीं, नेगेटिव नहीं होगी. ये हमेशा दिमाग में होगा.
क्योंकि हाउ कैन यू से दैट कि कोई भी एप्पल ट्री पे अपने आप लग जाएगा नीचे गिरा हुआ एप्पल, या कोई भी वाटरफॉल अपने आप नीचे से ऊपर पानी ले जाएगा? देयर इज नो मशीन विच कैन right ना lift water from down to up without external work. तो कभी ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं सकता ना कि भाई जो मतलब कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें अपन की हॉट बॉडी से टेम्परेचर लोअर बॉडी में तो जा सकता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर में विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स हम टेम्परेचर हायर बॉडी का और हायर नहीं कर सकते और लोअर का और लोअर नहीं कर सकते, राइट? ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बात हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर किसी का एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है मतलब वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल होगा तो अपन उससे स्पॉन्टेनियस थोड़ी बोलेंगे, वो तो कांस्टेंट है। जितना कोई चीज आपने ब्रेक की थी, दूसरी मतलब यहां कुछ चीज आपने ब्रेक की थी तो +5 लिखा था, यहां उस चीज को जोड़ दिया तो -5 हो गया तो 0। तो उसमें मतलब एंट्रोपी बढ़ी कहां? 0 तो ही टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नेगेटिव हो सकता है, सराउंडिंग नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टोटल एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक बात, इससे अपन बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विदाउट मतलब बगैर कुछ सॉल्व किए भी कभी कभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। कि एक बात तो हमें पता है, अगर रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी तो टोटल 0 हो गई होगा। सिस्टम पॉजिटिव हो सकता है, सराउंडिंग नेगेटिव हो सकता है, सिस्टम नेगेटिव हो सकता है, सराउंडिंग पॉजिटिव हो सकता है, तो वो तो अपन देख लेंगे ना। आपने एक्सपेंशन किया तो एक्सपेंशन के लिए एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कि एक्सपेंशन का मतलब है ज्यादा स्पेस मिलना पार्टिकल्स के लिए, ज्यादा स्पेस मिलेगा तो सिस्टम का पॉजिटिव होगा ही होगा। किसी का कंप्रेशन होगा तो उसमें पार्टिकल जुड़ेंगे, कंप्रेशन होगा तो पार्टिकल जुड़ेंगे तो उनका ऑर्डरनेस बढ़ेगा, ऑर्डरनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी कम हो जाएगा, राइट? तो अब यही रुक जाए अपन, मेरे ख्याल से क्लास अपना 7:30 तक अपन यही रुक जाते हैं आज। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि अपन शुरू करेंगे तो ये पूरा कंटिन्यूएशन में मॉर्निंग 8 o'clock क्लास है। अच्छा दूसरी बात ये ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मैं देख रहा हूं कि पहले वो धीरे धीरे ना क्लास से फिर अपना गायब होना शुरू हो जाते हैं लास्ट में। मतलब शुरू में देयर आर ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट थे, अभी 55 है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लास्ट में कुछ कुछ पार्ट ऐसे बोल दूंगा मैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो फिर बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। आपको लगेगा हमको समझ में नहीं आया, मुझे लगेगा कि अच्छा क्या समझाया मतलब बच्चों को समझ में नहीं आया, तो वो ठीक बात नहीं। तो समझ में आया इसलिए अपन ऑफलाइन डाउट क्लास कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ने का मजा ही अलग है। अच्छा AP2 के होंगे, ये बात भी सही है, AP2 के होंगे, सही सही, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो फिर मॉर्निंग 8 o'clock मिलते हैं थर्मो के लिए, ठीक है, ओके।